Hello, this is me सिद्धार्थ श्रीवास्तव, स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 2 मार्च को बच्चों का साइंस का पेपर है और आज हमारे साथ हैं हमारे एक वेंचर स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी के टीजीटी टीचर मिस्टर दुर्गेश पांडे सर। तो आज हम सर से जानना चाहेंगे कि बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देखें तो हमारे बच्चों के पास 24 आवर्स हैं अपने साइंस के एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सर से हम जानना चाहते हैं कि कैसे बच्चों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे बच्चे अपने साइंस के पेपर को बहुत अच्छे से दे सकें। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी बच्चों के पास 24 आवर्स हैं, तो अभी से वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे वो अपने साइंस के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रैटेजी, देखिए स्ट्रैटेजी बहुत ही मायने रखती है खासकर बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और लेकिन सबसे ख़ास बात ये आपने कही कि मात्र 24 घंटे बचे हैं बच्चों के लिए, है ना। तो देखिए बच्चे सारा साल मेहनत कर रहे हैं, ठीक। अब लास्टली जो उनके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय बचा है ना। कुछ बच्चे ये करते हैं कि चलो ठीक है, अभी 24 घंटे हमारे पास, हम एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगली सुबह तक तो हम पढ़ ही डालेंगे पूरा ना। ये नहीं करना होता है ना। आपको करना क्या है बेसिकली कि जो भी चीज़ें आपने सारा साल पढ़ रखी हैं, ठीक, आपने उसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाई होंगी, कुछ टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी, है ना, जो आपने अलग से लिखा होगा। तो आपको बस करना क्या है बेटा कि सबसे पहले आपको अपनी नोट्स निकालनी है, ठीक। जो भी टॉपिक्स पे आपने देखा है कि ये इंपॉर्टेंट है या इसको बार बार सीबीएसई ने क्वेश्चंस में दिया रखा है ना, वो आपको बस रिवाइज करते चले जाना है, ठीक। पैनिक नहीं होना है। पहली बात तो अगर आप कोई भी चीज़ को लेकर पैनिक होंगे ना तो माइंड हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, है ना। अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे, ठीक। काम डाउन होके आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी चीज़ें टीचर्स ने बता रखी हैं, जो भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है, जो भी आपने अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाई होंगी, बस उसी को धीरे धीरे क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है बस। तो स्ट्रेटजी में मेरे ख्याल से यही है कि लास्टली हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही ध्यान देना है, ठीक है। पूरे सिलेबस को स्टार्टिंग से लेकर एंड के पीछे जाना नहीं है कि हम एक एक पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएं, ठीक ना। और बच्चों को तो खासकर हम लोगों ने बता रखा था कि जैसे सीबीएसई की गाइडलाइंस में बहुत सारे ना पेपर्स आते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना। एक स्ट्रेटजी ये भी होनी चाहिए बच्चों की कि जितने भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं ना, आप उसको उठाइए और उनका मार्किंग स्कीम चेक करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से हमको आंसर करना चाहिए, है ना। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ब्रीफली दी गई हैं ना। अच्छा, एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि हाँ सीबीएसई का पेपर कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको किस हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में सर मेरे अकॉर्डिंग यही है सारी चीज़ें। ओके, एज आई केम टू नो कि सबसे पहले तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं बिल्कुल उस पर ध्यान देने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बार बार रिवाइज करना है। तो ये 2 चीज़ें तो इम्पोर्टेंटली करनी है। तो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि अपना प्रिपरेशन हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। सर सेकेंडली बच्चों के अंदर एक फियर होता है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, और सबसे इम्पोर्टेंटली जब साइंस की बात आती है तो बच्चे और ज़्यादा डरे होते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का साइंस सब्जेक्ट एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो वो जो फियर होता है बच्चों के मन में, उस फियर से कैसे ओवरकम करें खुद को वो। हाँ सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि बच्चों के मन में ना क्या होता है कि एक डर सा बैठा होता है, और स्पेशली जब वो सब्जेक्ट की बात आती है साइंस और मैथमेटिक्स को लेके, है ना। बच्चे क्या करते हैं ना, पहले से ही अपने माइंड में वो चीज़ें बैठा के रखते हैं कि नहीं पेपर टफ आएगा या ऐसी चीज़ें वो पूछ लेगा कि हमको ना आती हो, जबकि वो सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही इनको गाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इनको दे रखे होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी होती हैं, बहुत सारे इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं हो सकता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो जिसके कारण ना डर बैठ जाता है। तो अब हमको क्या करना है कि उस डर को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी डर को कम करने के लिए, मैं क्या करता था कि मैं सीबीएसई की वेबसाइट पर जाता था और सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालता था, ठीक। मैंने पिछले 5 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, है ना। अब क्वेश्चन पेपर को मैं धीरे धीरे पढ़ता था और जो मुझे क्वेश्चंस आते थे, अच्छे से समझ में आते थे, मैं उसको टिक कर लेता था, है ना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे थोड़े बहुत मतलब उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता था, मैं उसको टिक कर लेता था।
Okay. ठीक है। तो मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर का सेट बनाता था और मैं पहले टिक करता था कि मुझको क्या क्या आता है उसमें से, है ना। फिर जब मैं उसको दोबारा पलट के देखता था तो मुझे 60 to 70% क्वेश्चन पे मेरे टिक होते थे, है ना। अब हमने क्या किया कि मेरे माइंड में ये हो गया कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था, मुझे 70% आ रहा है, उसके पहले जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें मुझे 60% आ रहा है ना। तो ऐसे करते करते 60 to 70% चीज़ें हमारी पहले से ही डन होती हैं, बाकी का बचा 30% होता है। अब उस 30% का भी डर कहीं ना कहीं माइंड में फिर से आ जाएगा कि अरे चलो ठीक है, मान लेते हैं हमने कि 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, है ना। 70% मेरा क्लियर हो गया, बाकी का 30% बचा है। ठीक, देखिए हर पेपर में क्या होता है ना, हर सब्जेक्ट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार सीबीएसई रिवाइज करता रहता है, एग्जैक्टली है ना। अब कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि जैसे मान लेते हैं कोई भी एक थ्योरम है अच्छी सी, जैसे मैं पर्टिकुलर अपने केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। कार्बन का पूरा चैप्टर है। अब कार्बन में से वो ज्यादा से ज्यादा क्या आपसे पूछेगा, उसकी बॉन्डिंग के बारे में पूछेगा, है ना, उसके नॉमेनक्लेचर पूछेगा कि नाम कैसे रखा जाता है, क्या नाम दिया जाएगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन वो दोबारा नहीं पूछेगा ना, पूछेगा भी तो मोल्ड अप करके कि इसी में से ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे वो, ठीक है। तो माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जो बच्चा डर जाता है ना, डर मन में बेटा आपके तभी बैठेगा जब आपने सारा साल मेहनत नहीं की होगी, है ना। अगर आपने सारा साल मेहनत नहीं की होगी तब आपके मन में डर कहीं ना कहीं वो समाया रहेगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, एक दिन का समय बचा है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, है ना, उनका क्या है, सारा साल उन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, उनके पास सारी नोट्स कंप्लीट हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, आपका 1-2 पेपर भी हो चुका है, क्राइटेरिया आपको पता चल गया है, कैसे प्रेजेंट करना है आपको, है ना, क्या चीज़ें लिखनी है वो आप 1-2 पेपर में देख के आ चुके हो। बस आपको काम डाउन होके जाना है, एकदम रिलैक्स्ड होके जाना है, माइंड को एकदम फ्रेश रखिएगा। आप ये मान के चलिए कि आपको सब कुछ आता है, आपको बेटर पढ़ाया गया है, आपने जितना पढ़ा है उसी में से आना है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेंगे। ये अगर आप माइंड में पहले से सोच के जाओगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे के आओगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। सर हमने ये बात कर ली कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फियर से ओवरकम कैसे करें खुद को। अब बात आती है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कॉपी को डेकोरेट कैसे करें। क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखता है तो सबसे पहले आपके राइटिंग पर आपने किस तरीके से उसको डेकोरेट किया है इस पर नज़र जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या उसके लिए बच्चे किस तरीके से अपने कॉपी को लिखें? देखिए जैसे स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ना सर एकदम मतलब मान के चलिए ऐसे बच्चे हैं ना कि जिनका लेवल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एबव है। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं ना तो कई सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं या ऐसे ऐसे कॉपी में वो आंसर राइट करते हैं ना कि खुद को एक बार पढ़ते हुए ये लगता है कि हाँ वाकई में बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, सोचना पड़ जाता है। तो बच्चे तो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं हमारे और अच्छा करके आएंगे, 101% है ये, ठीक है। हाँ, कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा सा उसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है। जैसे मैंने क्लासेस में भी आपको कई बार बता रखा है, मैं फिर से ये चीज़ दोहराना चाहूँगा कि बेटा देखो हमेशा ना फैक्ट लिखा करो, है ना। फैक्ट ही लिखोगे तो नंबर मिलते हैं। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि उनको फैक्ट पता है कि हाँ ये 3-4 लाइन का फैक्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए कि हमको क्या और दिखाना है इसमें ना, अननेसेसरी थिंग्स लिखने स्टार्ट कर देते हैं। वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर बीच में फैक्ट डाल देंगे, फिर अननेसेसरी चीजें लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है सीबीएसई का? क्राइटेरिया जैसे 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है ना, तो वहां पे एक वर्ड लिमिट दी होती है ना कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्स 50 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो 80 वर्ड्स होने चाहिए। अब 80 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है चीज़ें, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमने किया या कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो अगर आप फैक्ट लिख रहे हो तो उतनी चीज़ें आसानी से दिख जाएंगी, है ना। यस, हाँ, एग्जामिनर जब कॉपी आपकी देख रहा होगा तो वो फैक्ट चीजें, वो फैक्ट जैसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, आपने आंसर लिख दिया कि इस कारण ऐसा होता है, बात खत्म। आप कहानी नहीं लिखने जाओगे ना कि ऐसा इसलिए होता है कि वो वहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं ना, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। बच्चों सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फैक्ट, ठीक। आप फैक्ट लिखिए।
ठीक। दूसरी चीज, बायो में आते हैं। बायो में आपको क्या करना है बेटा कि जो भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक, आप उसको ध्यान से पढ़िए। अगर उस क्वेश्चन में फिगर की इंपॉर्टेंस आपको लग रही है कि इसमें फिगर देकर हम और बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हैं ना, तो आप फिगर जरूर बनाइए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता है कि हाँ फिगर है, फिगर बनाना है, बट उन्होंने लिख दिया है ना, टाइम मैनेजमेंट के चलते कि समय बच जाए हमारा, फिगर छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में फिगर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि एग्जामिनर जो आपने लिखा है उस पर नहीं जाता है, वो फिगर देख लेगा और कुछ चीजें आपने फिगर में ऐसी लेबल की होंगी ना कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अगर इस बच्चे ने इस चीज को लेबल करके लिखा है तो इसका मतलब उसने डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया ही होगा। तो बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फिगर। आप पहले उसको रिकॉग्नाइज करिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना है, कौन से क्वेश्चन में आपको ब्रीफ डिस्क्राइब करना है, कौन से क्वेश्चंस में आपको केवल फैक्ट लिखने हैं, ठीक। ऐसे ही सेम एज हम आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें भी आपको फैक्ट ही लिखना है कि क्या उसका वो होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें सर सेम होती हैं, बात वहीं पे आके खत्म होती है फैक्ट पे। अगर कॉपी पे आपने फैक्चुअल चीजें लिख रखी हैं तो एग्जामिनर कभी भी आपका नंबर नहीं काटता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो वर्ड लिमिट दी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी उस वर्ड लिमिट के अंदर ही आपका वो आंसर आना चाहिए। सबसे पहली टिप मेरी बच्चों के लिए यही है कि बेटा सबसे पहले चीज तो काम डाउन रहिए, ठीक है ना, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर लोगे तो आपका जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं ना आप वो भी भूल जाओगे, ठीक। तो एकदम काम डाउन होके जाना है, रिलैक्स्ड मूड में जाना है, आराम से जाके क्वेश्चन पेपर को पहले 15 मिनट का समय इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक ना, रिलैक्स्ड होके पढ़िए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जब भी आंसर राइट करने जाएं तो मेक श्योर सबसे पहले आप ये करें कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं ना, पहले आप उनको पुटअप करिए। हमारी गलतियां क्या होती हैं बेटा, देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि जो हमको नहीं आ रहा है पहले हम उसको सोच सोच के अच्छे से लिख देते हैं, कैसे भी करके ना। ये चीज़ क्या होती है, इसमें दो चीज़ का नुकसान हो जाएगा। पहला तो आपको उस क्वेश्चन में आप अपना पूरा 100% दे नहीं पाओगे, फैक्ट आपको मिलेगा नहीं, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी खराब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि देखना है कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है, उस सेक्शन को सबसे पहले पुटअप करिए और उसमें अपना 100% दे दीजिए, है ना। आप ये करोगे तो आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से जो कॉपी होगी वो देखने में भी अच्छी लगेगी और आपने फैक्ट लिखा भी होगा, ठीक ना। तीसरी चीज कि जब भी हम कोई भी आंसर राइट करने जाएं ना तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैं अपने पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा मैंने कई बार बता रखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो उसमें चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन उसमें आपको रिएक्शन इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जामिनर डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, अभी अभी मैंने बताया ना कि अगर आपने फिगर अच्छे से बनाया है तो वो डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। सेम एज अगर आपने इक्वेशन बना रखी है ना तो वो डिस्क्रिप्शन की तरफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन सही होगी तो आपने डिस्क्रिप्शन भी उसका अच्छे से ही दिया होगा, नो डाउट, है ना बेटा। दूसरी चीज कि डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या बताया था कि फैक्ट लिखना है, और अगर हम पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, ठीक, फिर उसके बाद उसको बैलेंस्ड करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आपको सिखा रखी है ना। और सबसे ज़रूरी और तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमको उसका स्टेट भी लिखना पड़ता है ना। तो इक्वेशन में तीन चीज़ें बता रखी हैं, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन, दूसरा उसको बैलेंस करना है, और तीसरे में हमको क्या करना है उसकी स्टेट मेजर करनी है ना कि लिक्विड में है, गैसेस में है, एक्वस में है। तो ये तीन चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी है, ठीक। तो मेरी तरफ से ये 3 टिप्स आपके लिए हैं एंड आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सर एक चीज़ और मेंशन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक्स का यूज़ भी कर रहे होंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लें इस 24 आवर्स के अंदर में? सर क्वेश्चन बैंक में आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आपने MCQ पढ़ रखे हैं अभी तक, है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। और जो भी नेक्स्ट आपके पास कोई भी बुक हो, एडिशनल हो, चाहे जो चीज़ें हो, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और एक तरफ से MCQ को देखते जाइए।
समझते जाइए, है ना। बस आपको एक बार रीड करना है, क्योंकि साल भर जो आपने पढ़ रखा है माइंड में आपकी सारी चीजें रखी हुई हैं ना, लेकिन वो एक एक जैसे वो होता है ना कंप्यूटर में फोल्डर खुलते चले जाते हैं, है ना। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर का फोल्डर खुल जाएगा ना। तो बस आपको सिर्फ यही करना है कि बुक उठाना है, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं फर्स्ट टू एंड आपको लगातार वो पढ़ते चले जाना है, देखते चले जाना है, समझते चले जाना है। और मैं गारंटी करता हूं कि अगर ये चीज़ें अभी से आप स्टार्ट कर दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके ऐसे होंगे जो कि आपको बुक में और जो कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें को ध्यान बेटा आप लोग सभी दें, एग्ज़ाम हॉल में जाएं, प्रॉपर रिलैक्स्ड मूड में जाएं, वेल ड्रेस्ड अप होके जाएं, अच्छे से जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दें। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप रिलैक्स्ड मूड में फ्रेश होके अच्छी चीज़ें करके भगवान का नाम लेकर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, माइंड में ये रखोगे कि मुझे कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे कैसे अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है, मुझे कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसको कैसे प्राउड फील कराना है, तो आप डेफिनेटली अच्छा करके आओगे, ठीक है। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, वेरी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।